इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक थ्योरम के बारे में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले पार्ट से रिलेटेड है। थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जिसे समांतर अक्षों का प्रमेय कहते हैं। कुल आपको दो थ्योरम पढ़ने हैं, एक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और दूसरा है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। आज हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेगमेंट से रिलेटेड है, तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक बॉडी है। अच्छा, ये जो दोनों थ्योरम हैं ये प्लेन लैमिनर बॉडी के लिए ट्रू होते हैं। लैमिना मतलब आप समझते हैं ना, पटल, समतल पटल जो होता है उसे हम लोग लैमिना कहते हैं। तो ये दोनों थ्योरम लैमिनर बॉडी के लिए ही ट्रू होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई 3D में बिल्कुल अनरियलिस्टिक टाइप का आप स्ट्रक्चर ले लीजिए, उसके लिए ये सब थ्योरम वर्क नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये एक बॉडी है, यहाँ पे ये बॉडी बनाया गया है। अब यहाँ पे मान लेते हैं इस बॉडी का कोई ना कोई एक सेंटर ऑफ मास होगा C। तो एक एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है इसके सेंटर ऑफ मास C से। अगर इस बॉडी को इसके अलोंग घुमाया जाए, जो मतलब इस EF एक्सिस के अलोंग घुमाया जाए जो कि इसके सेंटर ऑफ मास C से पास होता है, तो मान लीजिए इसके अलोंग रोटेट करने पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ICM, CM फॉर सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पे हम लोग, ये तो सेंटर ऑफ मास के अलोंग का एक्सिस हो गया, बट हम लोग इसके अलोंग नहीं रोटेट करेंगे। हम एक कोई और दूसरा एक एक्सिस ले लेते हैं AB, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है। अब हम लोग इसके परितः अगर इस बॉडी को रोटेट करेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसी को निकालने के लिए हम लोग ये थ्योरम पढ़ने वाले हैं। तो हमें पता क्या होना चाहिए, हमें पता ये होना चाहिए सबसे पहले कि इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस EF के अलोंग सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM पता होना चाहिए, प्लस हमें पता होना चाहिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन AB और ये वाला एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इनके बीच की दूरी x और इस पूरे बॉडी का टोटल मास m। तो अगर हमें AB के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस एक्सिस AB के अलोंग, तो वो हो जाएगा I = ICM प्लस mx²। मतलब आप बात समझे कि नहीं, मतलब इस AB एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर एक्सिस EF के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि सेंटर ऑफ मास C से पास होता है, प्लस टोटल मास m इंटू दोनों एक्सिस, जो ये दोनों एक्सिस पैरेलल होने चाहिए, इन दोनों एक्सिस के बीच का जो दूरी है उसका स्क्वायर। ये हमारा यही थ्योरम हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दी गई हैं। ये I हमें निकालना है AB के परितः, ICM दिया है, टोटल मास m है। अब हम लोग, और हाँ, ये वाला एक्सिस EF जो है एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम लोग यहाँ पे एक चीज़ मान लेंगे कि मान लेते हैं इस बॉडी में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट P पे इसका मास है स्मॉल m। प्रूफ करने के लिए मानना पड़ेगा, तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट P है जहाँ पे है स्मॉल मास m और ये इसके सेंटर ऑफ मास से स्मॉल r दूरी पे है। तो ऐसे केस में हम लोग पहले इस m का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे AB के अलोंग, फिर उसके बाद हमारा ऑटोमेटिक ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर वापस इस पे आएंगे। स्टेटमेंट क्या कहता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्टेटमेंट है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, प्लेन लैमिनर बॉडी होना चाहिए, अबाउट एनी एक्सिस AB इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ICM एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस x बिटवीन टू एक्सिस। मतलब किसी अक्ष AB के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण I उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ICM तथा पिंड के कुल द्रव्यमान m व दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पे ये हमें ये प्रूफ करना है, यानी I = ICM प्लस mx²। तो इसके लिए ही हमने ये बोला था, कंसीडर ए पार्टिकल P ऑफ मास स्मॉल m एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट एक्सिस AB इज। अब देखिए, हम लोगों को
हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं एक स्मॉल मास यहाँ पे m है जो सेंटर ऑफ मास से r दूरी पे है। तो चूंकि हमें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक्सिस ए बी से निकालना है, तो एक्सिस ए बी से यहाँ तक ये पॉइंट P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, जहाँ पे ये मास m है वो हो जाएगा x प्लस r। तो टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के परितः क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ m और यहाँ पे x प्लस r का स्क्वायर। तो यहाँ पे यही देखिए ये लिखा गया है समेसन ऑफ स्मॉल m r प्लस एक्स का स्क्वायर। समेसन क्यों, क्योंकि पूरे बॉडी का निकालना है ना, तो समेसन हम लोग लगाएंगे। मतलब इसी तरह ढेर सारे पार्टिकल लेके हम सबको ऐड कर देंगे, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ए बी के अलोंग हमारा ये आ जाएगा। अब r प्लस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, ये हो जाएगा समेसन ऑफ m ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस r इंटू एक्स। समेसन m का गुणा कर दीजिए, तो समेसन m इंटू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू समेसन m ट्वाइस एक्स इंटू समेसन m इंटू आर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये समेसन m इंटू आर स्क्वायर यही तो है सेंटर ऑफ मास के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे भाई, अगर हम सेंटर ऑफ मास के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते तो कितना आता, समेसन ऑफ m आर स्क्वायर ही तो आता, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। तो चलिए ये तो समझ में आ गया कि ये ICM होगा, प्लस यहाँ पे ये समेसन ऑफ m, तो समेसन ऑफ m बराबर कैपिटल M, टोटल मास m है, तो ये भी समझ में आया। अब यहाँ पे समेसन m इंटू आर इक्वल टू 0 हो गया होगा। अच्छा, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो मेरे चैनल पे रेगुलर व्यूअर है और इसी यूनिट का जो फर्स्ट वीडियो है जो कि L2 नाम से अपलोड हुआ होगा, क्योंकि L1 जो फर्स्ट वीडियो होता है वो तो इंट्रोडक्शन वीडियो होता है, तो कोई भी लेक्चर का वीडियो L2 से ही शुरू होगा। तो जस्ट इससे पहले वाला अगर कोई लेक्चर देखा होगा तो वो तुरंत जान जाएगा कि समेसन m इंटू आर इक्वल टू 0 कैसे आया। इसके लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ आप लोग इससे जस्ट पहले वाला जो लेक्चर है जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से है, लेक्चर L2, उसको ज़रूर देख लीजिए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे देखिए समेसन एम आर स्क्वायर इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट EF, यानी वो ICM है। समेसन ऑफ स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M जो कि टोटल मास ऑफ द बॉडी है, और समेसन एम आर इक्वल टू 0 होगा। क्यों? बिकॉज द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल पार्टिकल्स अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज 0। कहने का मतलब सेंटर ऑफ मास के अलोंग जो मोमेंट होता है मास का वो 0 आता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि मान लीजिए ये एक रॉड है, इस रॉड के एकदम बीचों बीच में ये इसका सेंटर ऑफ मास है और यहाँ से ये एक्सिस पास होता है। तो अगर ये इसको एकदम बिल्कुल बीच से डिवाइड करता है तो मान लीजिए इधर वाले पार्ट का यहाँ पे मास कंसंट्रेटेड है m, तो इधर वाले पार्ट का भी यहाँ पे मास कंसंट्रेटेड होगा m, चूंकि ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है तो दोनों साइड का मास इक्वल होगा। अब मान लीजिए ये वाले m की दूरी इधर है r और इधर वाले की दूरी भी कितनी होगी, r ही होगी। तो ऐसे में जब आप मोमेंट निकालेंगे सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग, यानी m इधर का राइट साइड का, तो मान लीजिए ये प्लस r लेंगे, लेफ्ट साइड का माइनस r, तो टोटल मोमेंट निकालेंगे इसका, तो टोटल मोमेंट m इंटू प्लस r प्लस m इंटू इधर का माइनस r, तो ये m इंटू आर माइनस m इंटू आर, ये कट के क्या आ जाएगा 0। तो सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग मास का जब हम मोमेंट निकालते हैं तो वो 0 आता है, तभी तो भाई वो बैलेंस होगा। यही कारण है कि सेंटर ऑफ मास जहाँ होता है वहाँ पे आप इसको अगर किसी पिन से टिका दीजिए तो एकदम बैलेंस हो जाएगा। ऐसा इसीलिए हो रहा है कि इसका मोमेंट उसके अलॉन्ग 0 है। अगर इधर का पोर्शन भारी होता राइट साइड का तो ये इधर क्या होता, लुढ़क जाता, तो ऐसे में मोमेंट 0 नहीं आता। समझ में आया कि नहीं ये बात? ठीक, तो आई होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो जाके एक बार फिर से वो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं अच्छे से समझाया हूँ कि क्यों ऐसा होता है। और वैसे भी आप प्रैक्टिकली समझ ही पा रहे होंगे, सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग तो पार्टिकल टोटल बैलेंस्ड हो जाता है, तो उसके अलॉन्ग टोटल जो मास उस बॉडी का डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका मोमेंट जब आप लेंगे, डायरेक्शन को ध्यान में रखते हो, तो वो 0 आना ही है। 0 ना आने का मतलब हुआ कि किसी साइड का मास अधिक है और उस साइड का मास अधिक है तो फिर वो उधर लुढ़क जाएगा, फिर बैलेंस कहाँ हुआ वो। ठीक, ये बात समझ में आपको आ रहा होगा। आई होप आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।